हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DK स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आज बहुत खुशी की बात है कि पुनः हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छे कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग अध्ययन कर रहे थे, एक टॉपिक कैप्चर कर रहे थे जिसमें कि हम आपको जानकारियाँ दिए थे किसको लेकर के, तो ह्यूमन जो है ना डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। क्या बाबू? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मानव के पाचन तंत्र के बारे में हम जानकारी आपको दिए थे, जिसमें बहुत सारे टॉपिकों को हम ऑलरेडी कैप्चर कर चुके थे। कुछ टॉपिक उसमें बच रहा था, उसको आज हम इस वीडियो में कैप्चर करने वाले हैं। तो ध्यान से देखेंगे। आज थोड़ा सा कैमरा छूट गई, इसलिए लाइव क्लास आपको मुफ्त नहीं दी गई, लेकिन इसी को लाइव स्ट्रीम कर दिया जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ ही समय बाद आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे करते हैं कैप्चर। ऐसे सब आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जो हम आपको आगे बढ़ा देते हैं और दिखा देते हैं, और कहाँ तक हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसके बाद हम आपको यहाँ पर कैप्चर करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है सब, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, टोटल चीज़ें पढ़ा दी गई है ना। यहाँ तक ये सब पढ़ाया हुआ है, आपको कैप्चर करा दी गई थी। ये सब भी आपको हम कैप्चर करा चुके हैं। देखिए, यहाँ तक ये भी आपको कैप्चर किया गया था, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, ये ऑलरेडी आपको कैप्चर किया हुआ है। बात समझ में आ गई? अब ज़रा ध्यान से देखिए, क्या है, ये भी आपको बताया गया था, ये भी जानकारी आपको ऑलरेडी दी गई थी, ये भी आपको जानकारियाँ दिया हुआ है ना। लेकिन चलिए अब हम लोग यहाँ पर ख़त्म करने के बाद देखिए क्या है। टॉपिक था लार्ज इंटेस्टाइन एंड क्या था बाबू, है ना, लार्ज पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। ज़रा ध्यान से देखिए, टॉपिक हम आपको जानकारियाँ दे रहे थे, यहाँ पर बातें आ रही थी। क्या था बाबू? लार्ज इंटेस्टाइन था और उसके हम भागों की बात कर रहे थे, है ना। क्या अध्ययन कर रहे थे बाबू? लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहे थे और लार्ज इंटेस्टाइन की भागों की बात कर रहे थे, है ना। जिसमें कि आपको बताया गया था, लास्ट टॉपिक यही था जहाँ तक हम आपको बताए थे कि लार्ज इंटेस्टाइन ये होता है ना। बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? इसको हिंदी में हम लोग बड़ी आंत के नाम से जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू? हिंदी में बड़ी आंत कहते हैं। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए कि जब बड़ी आंत के बारे में आपको जानकारियाँ दिया गया तो ये बताया गया था कि क्या होता है, ये छोटी आंत के अंतिम भागों से जो है जुड़ा होता है। छोटी आंत यहाँ पर देखिए आकर के लास्ट किया है ना। ये आपको छोटी आंत का अंतिम भाग दिख रहा है। दूसरी बात ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ से बड़ी आंत प्रारंभ हो रहा है, ऐसे ऐसे। ये जो आपको यहाँ पर ऐसे दिख रही है, ये बड़ी आंत यहाँ से ऐसे ऐसे प्रारंभ हो रहा है, ऐसे ऐसे, है ना। बड़ी आंत प्रारंभ हो रही है। तो बताया गया कि छोटी आंत के अंतिम भाग और बड़ी आंत के जो है ना, देखिए ध्यान देंगे, छोटी आंत के क्या होगा? वो छोटी आंत है, इसको हम बोलते हैं क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन, SI, स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का अंतिम भाग को हम लोग क्या बोलते थे? इलियम कहते थे। क्या कहते थे बाबू? इलियम के नाम से हम लोग जानते थे। तो ये जो इलियम आपको दिख रहा है, तो इलियम क्या हो गया? छोटी आंत का अंतिम भाग हो गया। और ये क्या हो गया? इसको हम लोग कोलन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कोलन के नाम से जानते हैं, जो ऊपर में देखिए लिखा हुआ भी है। इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोलन कहते हैं। बात में आ गई? तो कोलन से आकर के क्या होगा? इलियम जना आकर के जुड़ेगा, ठीक है ना। तो इस ज्वाइंट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो जरा आप ध्यान से देखिएगा, इस ज्वाइंट को हम लोग सिक्कम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू? सिक्कम के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत? बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान से देखिए, सिक्कम तो जानकारी आपको दे दी गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए कि जैसे ये आगे बढ़ता है तो देखिए इसके मुख्य रूप से जो है ना, देखिए ये भाग बताया गया कि पहला भाग कोलन होता है, किसका? बड़ी आंत का। और दूसरा भाग जो होता है बाबू, वो क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर एनस होता है, सॉरी रेक्टम होता है। क्या होता है बाबू? रेक्टम होता है। और ये आगे जाकर के एक छोटी सी छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे हम लोग एनस के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? तो कोलन किसे कहा जाता, सिकम किसे कहा जाता, जानकारियाँ दे दी गई। और इसके जस्ट अंतिम छोरों पर कुछ संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी बाबू। ये जो दिख रहा है ना, ऐसे उभरा हुआ संरचना देखने को मिलती है। तो ये जो उभरा हुआ संरचना आपको दिख रहा है, इस उभरे हुए संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? तो अपेंडिक्स के नाम से जानते हैं बाबू। जब इसमें इन्फेक्शन हो जाती है तो ये अपेंडिक्स क्या हो जाता है? तो किसी कारणवश जो है ना, मतलब इन्फेक्शन होने की वजह से इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगती है, तो जो है ना लोगों को पेन उत्पन्न करता है या दर्द उत्पन्न होती है। बात में आ रही, जिसकी वजह से समस्याएं आती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं? इसे काट करके हटा देते हैं,
बस में आ रही है, जिससे क्या होती है कि ये जो इन्फेक्शन हो बिल्कुल समाप्त हो जाती है और रोगियों को राहत मिलती है। और हमारे शरीर का एक अवशेषीय अंग है, ये अगर हमारे शरीर में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है और नहीं रहे भी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं कोलन के, अगर हम भागों की बात कर लेते हैं तो ऐसे इसमें मुख्य रूप से आपको 3 भाग बताए गए थे बाबू। पहला क्या, असेंडिंग, दूसरा क्या, ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा क्या बाबू, डिसेंडिंग कोलन, है ना। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, ये पूरा भाग है कोलन का। यहां से आपको दिख रहा है ऐसे, ये बड़ी आंत है, देखिए ये जो आप भाग दिख रहे हैं क्या है, बड़ी आंत है बाबू। तो बड़ी आंत का जब भाग है, या बड़ी आंत ही है, भाग नहीं समझना है, बड़ी आंत है। तो अब समझने वाली बात आ जाती है कि जो बड़ी आंत आप देख रहे हैं तो इस भाग को हम लोग कोलन कहते हैं। तो कोलन यहाँ से वहाँ तक कहलाती है। लास्ट में जो ये भाग है ना, यहाँ से इतना दूर आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, रेक्टम कहते हैं। ये अंतिम भाग माना जाता है, सबसे लास्ट पार्ट है। क्या है, लास्ट भाग है, पार्ट किसका है बाबू, अंतिम भाग है, किसका, बड़ी आंत का। लार्ज इंटेस्टाइन का ये क्या है, लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग है। और ये जो कोलन आपको दिख रहा है, ये फर्स्ट पार्ट माना जाता है, फर्स्ट पार्ट यानी प्रथम भाग, है ना। अगर ध्यान से देखेंगे तो इस प्रथम भाग में आपको 3 भाग देखने को मिलते हैं बाबू। जैसे भोजन छोटी आंत से आएगा कोलन में, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आगे की ओर जाता है, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, है ना। अब जरा ध्यान से देखने वाली बात आ जाती है, यहाँ पर समझिएगा तो दिखाया गया, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि बढ़ते क्रम में जा रहा है, ऊपर की ओर जाता बढ़ रहा है ना, तो असेंडिंग भाग कहलाता है। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, जैसे यहाँ से जो है ना भोजन आगे की ओर गया तो ये क्या करता है, स्थानांतरित होता है। देखिए ये डायरेक्शन चेंज कर लिया बाबू, जो है ना ऊपर की ओर जो जा रहा था वो किधर हो गया, स्थानांतरित होने लगा इस तरफ। तो इस भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसवर्स, दिख रहा है ना। फिर जैसे भोजन जो है ना ऊपर के बाद ट्रांसवर्स किया तो भोजन पुनः क्या हो जाती है बाबू, नीचे की ओर आने लगता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ऐसे नीचे की ओर आता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना, डिसेंडिंग कॉलन। तो ये हो गया क्या, तो असेंडिंग कॉलन, ये वाला भाग जो हो गया जो है ना कोलन का, ये क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्स कोलन, जिसमें भोजन इस तरफ मूव करता है, ऊपर के बाद इस तरफ, है ना। अब चलते हैं, मतलब स्थानांतरण के फॉर्म में, स्थानांतरण आने जाने क्रम में, लेकिन यहाँ पर जाता है, आता नहीं है। तो देखिए बात आ जाती है डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में क्या होगा बाबू, इस प्रकार से नीचे की ओर आएगा। क्लियर हो गया। तो डिसेंडिंग कोलन कहलाता है। क्लियर हो गया। असेंडिंग कोलन हो गया और एक ट्रांसवर्स कोलन हो गया। 3 भाग आपको बता दिए गए। फिर अंतिम भाग जो किसको बोलते थे, रेक्टम को। और ये आगे जाकर के खुलता था, देखिए नीचे की ओर ऐसे छिद्र के रूप में खुलता है बाबू, यहाँ पर ऐसे दिखाया नहीं गया है ना। तो इसको हम लोग बोलते थे क्या, एनस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एनस कहते हैं, ANES, एनस कहते हैं। क्लियर हो गया। इसको मलद्वार कहा जाता है और इसको हम लोग मलाशय कहते हैं। क्लियर हो गया। अब चलते हैं, ये भाग तो आपको जानकारियाँ दे दी गई। देखिए यहाँ पर भी हम आपको कैप्चर किए एनस, है ना। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब ये जैसे ख़त्म हुआ तो हम लोग क्या अध्ययन कर चुके, जो पाचन अंग हम लोग अध्ययन कर रहे थे वो पूरी तरह से आपको कैप्चर कर लिए गए हैं, कोई दिक्कत। अब हम क्या करने वाले हैं, तो पाचन ग्रंथियों की बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जिक्र करेंगे पाचन ग्रंथि यानी क्या, डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकर के। किसको लेकर के बाबू, डाइजेस्टिव ग्लैंड को लेकर के हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। जरा आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा कि डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, या डाइजेस्टिव ग्लैंड हम किसको कहते हैं। इसके बारे में हम पूरी जानकारियाँ हासिल करने वाले हैं, है ना। तो इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं पाचन ग्रंथियाँ। चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं पाचन ग्रंथियाँ बहुत सारे होते हैं, उसमें से हम कुछ पाचन ग्रंथियों को कैप्चर करेंगे, कुछ का लगभग सभी कैप्चर कर लेंगे, घबराना नहीं है धीरे धीरे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग कम से कम 3 कैप्चर करने वाले हैं फिलहाल में। पहला क्या अध्ययन करने वाले हैं बाबू, देखिए यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में लार ग्रंथि। एक क्लास में भी आपको जल्द ही पढ़ाया गया था, और जो है बहुत सारे जो पहले बच्चे पढ़े हैं उनको ऑलरेडी पहले भी बताया गया है। क्या बताया गया था बाबू, लार ग्रंथियाँ। ऑफलाइन क्लास में भी आपको जानकारियाँ दिया गया है ना। तो ये हो गया क्या, लार ग्रंथियाँ। बस में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ तक, ये जानकारियाँ आपको दिया गया लार ग्रंथियाँ को लेकर के।
तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है मुख में होते हैं लार ग्रंथियाँ। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या होती है बाबू, जरा देखिए कितने होते हैं, और भी जो है ना क्या होते हैं, पाचन ग्रंथियाँ होते हैं, जिसमें दूसरा हम लोग बात करेंगे लीवर, यकृत को लेकर के, पास में आ रही है। और तीसरा जो होता है बाबू उसको हम बोलते हैं क्या, पैनक्रियाज, जिसे हम लोग आग्नेयाशय के नाम से जानते हैं। तो पहला आपको बताया गया क्या, जरा ध्यान से देखेंगे, सलाइवरी ग्लैंड, यानी अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला हो गया बाबू, ध्यान देंगे, लार ग्रंथियाँ, दूसरा हो गया यकृत, और तीसरा क्या हो गया, आग्नेयाशय। ये तीनों जो होते हैं एक प्रकार के डाइजेस्टिव ग्लैंड यानी पाचन ग्रंथियाँ के नाम से जाने जाते हैं। क्या नाम से जाने जाते हैं बाबू, पाचन ग्रंथियाँ के नाम से जाने जाते हैं। बस में आ रही है, क्या कहलाते हैं, पाचन ग्रंथियाँ। अब इन सभी ग्रंथियों को हम लोग एक एक करके कैप्चर करते हैं। तो पहले हम लोग किसको कैप्चर करते हैं, लार ग्रंथियों को। ऐसे ऑलरेडी पहले आपको इसके बारे में जन थोड़ा जानकारियाँ दिया हुआ है, लेकिन पुनः इसको हम थोड़ा सा कैप्चर करते हैं। तो ज़रा आप ध्यान से देखिए, दिख रहा है बाबू, ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। इसे हम लोग अगर बोलना चाहें तो इसको क्या कहते हैं, तो लार ग्रंथियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, लार ग्रंथियाँ कहते हैं, है ना, बात समझ में आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, तो लार ग्रंथियाँ के बारे में आपको जानकारियाँ दिया गया है ना। अब समझिए कि लार ग्रंथियाँ क्या होती है बाबू, इसके बारे में हम थोड़ा सा बातें करते हैं। ज़रा आप इसको ध्यान से सुनते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। तो देखिए, लार ग्रंथियाँ जो होती है बाबू, ठीक है ना, वो कहाँ देखने को मिलती है, मुख में। दिख रहा है, ये मुंह है, ये आप जो देख रहे हैं ऊपर नोज दिख रहा है, और इसके जस्ट नीचे से यहाँ से शुरू हो रहा है बाबू, देखिए यहाँ से, ये मुख है, यहाँ से दिख रहा है ना, ये भाग मुख कहलाता है। ये जो भाग आप देख रहे हैं ये मुख है, ठीक है ना। तो ये जानकारी आपको दिया गया, बात समझ में आ रही है। तो अब जरा ध्यान से देखने वाली बात आ जाती है कि यहाँ पर लार ग्रंथियाँ देखने को हमें मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं बाबू, लार ग्रंथियाँ। कितनी जोड़ी, देखिए कान के जस्ट नीचे जो भाग होता है यहाँ पर, इसमें एक ग्रंथियाँ पाई जाती है, एक जोड़ी, जिसका नाम है क्या, पैरोटिड ग्रंथि। एक क्या होते हैं, जबड़े के नीचे होते हैं दो, दिख रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और एक लास्ट होता है जिसको बोलते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि के नाम से जानते हैं बाबू। तीनों जो है ना लार ग्रंथियाँ जोड़ी के फॉर्म में होती है, एक एक जोड़ी तीनों होती है। और ये तीनों लार ग्रंथियाँ क्या करती है बाबू, जो ना सलाइवा यानी लार को निर्माण करती है। क्या, सलाइवा, क्या बाबू, सलाइवा यानी बोले तो लार को, किसको, सलाइवा यानी क्या बाबू, लार को निर्माण करती है। बात में आ रही है, लार को बनाती है। बात में आ गई। लार क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, इसका पीएच मान क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे, और इसमें क्या क्या पाई जाती है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे कैप्चर करेंगे उस सभी चीज़ों को, लेकिन फिलहाल इतना समझना है कि तीनों जो है ना, तीनों, पहला क्या, पैरोटिड, दूसरा क्या बाबू, पहला क्या पैरोटिड, दूसरा क्या सबलिंगुअल, और तीसरा क्या, दूसरा सबमैंडिबुलर, और तीसरा क्या सबलिंगुअल। गर्मी लग रही, रुकिए, बात में आ रही है। अब जरा ध्यान से देखिए, तीसरा क्या हो गया, सबलिंगुअल ग्लैंड्स हो गया। बात में आ गई। अब ये जो ग्रंथियाँ होती है बाबू, ये क्या करती है, तो लार्वा को बनाएगी, और ये लार्वा क्या करेगा, भोजन को पाचन में मदद करेगा। इस लार्वा में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। अब वो एंजाइम्स क्या क्या होते हैं आगे हम बात करेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं, और केमिकल इसमें रसायन कौन कौन होते हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जरा आप कैप्चर कर लेंगे, ये जो आपको कान के नीचे ऐसे दिख रहा है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं। यहाँ पर एक नीचे दिख रहा है आपको, जीभ के नीचे जो यहाँ पर दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जबड़ों के नीचे मानिए। तो ये जो जानकारियाँ दी जा रही थी, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते थे इस नाम से, क्या, सबलिंगुअल। और ये जो दिख रहा है जबड़ों के नीचे जो दिख रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जो ना मैंडिबुलर के नाम से जानते हैं। अब चलते हैं, इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी जो है ना आकृति की, जो है ना, देखिए ध्यान देंगे, ये बड़ी आकृति की मानी जाती है बाबू। ये सबसे बड़ा जो है ना, मतलब लार ग्रंथियों में ये बड़ा लार ग्रंथि है, दिख रहा है, बनावट से भी आपको दिख रहा है। और ये जो आपको दिख रहा है ये किसमें, छोटा है बाबू, सबसे छोटा माना जाता है, स्मॉलेस्ट होता है, मतलब सबसे छोटा लार ग्रंथि ये माना जाता है। क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, और ये जो जानकारी आपको दिया गया बाबू, ये क्या है, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सबसे बड़ी और ना सबसे छोटी मानी जाती है, ये मीडियम, मध्य
या मध्य साइज का, माध्यम साइज का, मिडिल साइज का माना जाता है बाबू। बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये जानकारियाँ आपको दी गई। थोड़ा सा आगे कैप्चर करते हैं। अब हम लोग क्या अध्ययन करते हैं बाबू? यकृत यानी क्या? लीवर यानी क्या? यकृत। क्या बाबू? यकृत, है ना? ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोग क्या मानते हैं? यकृत कहते हैं। देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? यकृत। ये यकृत जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है बाबू। क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि हमारे शरीर का माना जाता है। अगर हम बात करें तो ये यकृत जो है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ी लार ग्रंथि मानी जाती है बाबू। सबसे बड़ी क्या है? सॉरी, सबसे बड़ी लार ग्रंथि नहीं बल्कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है बाबू। क्या मानी जाती है? सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब चलते हैं। जिसकी वजन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो वजन होती है बाबू वो लगभग अप्रॉक्स अगर हम बात कर लेते हैं तो कितना होता है? 1.5 kg यानी 1.5 kg के आसपास होता है बाबू, जो दरगुहा के दाहिने ओर उपस्थित होती है। अब चलते हैं। और एक इसके ऊपर एक कवर होती है बाबू। देखिए यहाँ पर होता है, ऐसे आप खड़े होंगे, देखिए यहाँ पर ऐसे खड़े हैं ना, जैसे हम खड़े हैं यहाँ पर, देखिए सामने खड़ा है कोई व्यक्ति, ठीक है, दिखाया गया है। तो ये जो क्या है, बाएं तरफ क्या होता है? बाएं भाग पे क्या होती है? अमाशय होता है बाबू। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अमाशय। क्या कहते हैं बाबू? अमाशय कहते हैं। कोई दिक्कत? और इसके जस्ट ऊपर जो दिख रहा है यही क्या है? यकृत है बाबू, यही लीवर है। कोई दिक्कत? लीवर यही है, ठीक है। तो ये जो लीवर आपको ऐसे इस प्रकार से दिख रहा है, बात समझ आ रही है? अब जरा ध्यान से देखिए, ये लीवर दिख रहा है, इसके ऊपर जो है एक कवर्ड होती है जो यकृत को क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? डायफ्राम के नाम से हम लोग जानते हैं। जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये जो कलर का आप जो देख रहे हैं ऊपर की ओर जो ऐसे ढका हुआ है, एक प्रकार का क्या है? तो डायफ्राम है, जो क्या करती है? तो लीवर को सुरक्षा प्रदान करती है बाबू। क्लियर हो गया? बात समझ आ रही है? अब देखते हैं, समझने वाली बात आ जाती है कि इसी से जुड़ा हुआ कुछ और। देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम देख रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो यकृत का जो आपको संरचनाएं दिख रही है, देखिए ये जो आपको पीला कलर का ऐसा हाईलाइट किया हुआ दिख रहा है ना, यही यकृत है। ये बीच में लगता है कि बटा हुआ टाइप का ऐसा शेप का होता है बाबू। ये जो दिख रहा है संरचना, ये क्या है? लीवर का संरचना है। बात समझ आ रही है? किसका संरचना है बाबू? लीवर का संरचना है। क्लियर हो गया? बात समझ आ रही है? ये पूरी जानकारी आपको दिया गया। अब इससे क्या होती है? कुछ नलियाँ निकलती है बाबू, ऐसे दिख रहा है। और ये नलियाँ जो है कुछ जो है कहाँ चली जाती है? देखेंगे कुछ जो है चली जाती है, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ध्यान देंगे। एक कुछ नलियाँ जो होती है बाबू, ये कहाँ चली जाती है? पित्ताशय में चली जाती है। कहाँ चली जाती है बाबू? पित्ताशय में चली जाती है। कुछ नलियाँ कहाँ चली जाती है? पित्ताशय में। कोई दिक्कत? और चलते हैं, ज़रा ध्यान से आप देखिए। और इससे कुछ नलियाँ और भी निकलती है जो कहाँ चली जाती है बाबू? आग्नेयाशय में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? आग्नेयाशय में चली जाती है बाबू। ज़रा ध्यान से आप देखेंगे, कुछ नलियाँ और भी जो निकलती है जो कहाँ चली जाती है? आग्नेयाशय में चली जाती है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आप देखेंगे, आगे हम दिखाएंगे इसको, तो पूरी जानकारी आपको दिया गया कि इसकी जो वजन होती है बाबू कितनी होती है? इसकी वजन जो होती है बाबू वो 1.5 kg होती है। कितनी kg होती है? तो 1 अरे यार का तमाशा है, 1 कितना kg होता है बाबू? 5 kg होता है। समझ में आ रही है? इसलिए हमारे शरीर का सबसे बड़ा सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है। लार बार बार आ रहा है, सबसे बड़ी ग्रंथि मानी जाती है बाबू। कोई दिक्कत? बात में आ गई? अब चलते हैं, जिसकी वजन बता दी गई। इसका काम क्या है? इसके अंदर बहुत सारे कोशिकाएं होती है। वो कोशिकाएं क्या करती है? तो बाइल यानी पीत को बनाती है बाबू। बाइल या आप क्या कह सकते हैं? ग्वाल भी कह सकते हैं। पीत को बनाती है। क्या बाबू? बाइल या क्या करते हैं? पीत को बनाते हैं। कोई दिक्कत? बात में आ रही है? अब चलते हैं। और वो पीत क्या होगा? पीत यहाँ से बन करके इस जो है ना माध्यम से आएगा। इस माध्यम को क्या कहेंगे? आगे बात करेंगे। इस माध्यम को क्या कहेंगे? आगे बात करेंगे। इस माध्यम को क्या कहेंगे? आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये समझना है कि इस माध्यम से आते हुए कहाँ जाती है बाबू? पित्ताशय में आ जाती है। कहाँ आ जाती है? पित्ताशय में, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो गॉल ब्लाडर कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? गॉल ब्लाडर कहते हैं।
पित्ताशय, पित्ताशय में आकर के जो है ना पित्त क्या हो जाती है बाबू, बाइल इकट्ठा हो जाती है, और यहाँ से जैसे ही आएगा भोजन आगे से जो है ना तो उसको पचाने में मदद करेगा। ठीक है, अब कैसे पचाता है और हाँ किस प्रकार के भोजनों को पचाता है इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। तो ज़रा आप याद कीजिए कि जो होती है बाबू क्या, बाइल, एक पहला नंबर तो क्या करेगा, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, पहला नंबर जो है ये देखिए वसा युक्त भोजन को पचाता है। कैसा, वसा युक्त को, यानी वसा को पचाने में मदद करता है। कौन, दिख नहीं रहा है, ये वसा युक्त जो भोजन होती है उसको पचाता है बाबू, और जो अम्लीय पदार्थ होते हैं उसको क्षारीय बनाता है। जो भी अम्लीय होते हैं भोजन उसको क्षारीय बनाता है, क्योंकि पित्त जो होता है क्षारीय होती है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, ये जानकारी आपको दिया गया। थोड़ा सा आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पर हम बताते ना, यही ना फिगर है, एक पोजीशन को हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे थे। यहाँ पर जो आपको इस स्ट्रक्चर दिख रहा है इसी को थोड़ा सा क्लियर करके यहाँ दिखाया गया है, और इसका जो क्लियरिटी जो पोजीशन है जहाँ पर डक्ट वगैरह जो भी है, नलियाँ है और किस प्रकार से ज्वाइंट होते हैं, ये थोड़ा सा अगला पीपीटी में हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे पहले भी आपको ऑलरेडी दिखाया भी है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम चेंज कर लेते हैं, किसको कर ले, कौन सा, चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए देखिए बाबू, ये पूरा जो आप संरचना देख रहे हैं ना, ये जो आपको ऊपर से ऐसा संरचना जो दिख रहा है ये डिओडेनम कहलाता है बाबू। आप ध्यान से इसको देखते जाइएगा, हम हाईलाइट करते जाएंगे, ऐसे पेचीदा हो जाता है, ये इतना ही लिख देते हैं ज़्यादा। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क्या कहलाता है, देखिए इधर हटा देते हैं, छोड़िए यहाँ तक आप समझिए। ये जो नीचे आपको गोल वाला राउंड वाला जो संरचना दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ग्रसनी कहते हैं, सॉरी ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ग्रहणी कहते हैं। इसको डिओडेनम के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, डिओडेनम, जिसकी आकृति कैसी होती है, सी की तरह होती है। कैसी होती है बाबू, सी की तरह। क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, बात आ जाती है कि इस डिओडेनम से कुछ जो है ना डक्ट्स निकले होते हैं, कुछ जो है ना नली निकली होती है बाबू। तो देखिए कुछ नली निकली होती है, तो ये नलियाँ जो है कहाँ चली जाती है, आग्नेयाशय के अंदर चली जाती है। क्लियर हो गया, कहाँ, आग्नेयाशय के अंदर आ जाती है। जस्ट अमाशय के जस्ट नीचे होता है एक पतले लंबी जो है ना थैलीनुमा संरचनाएं पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आग्नेयाशय कहते हैं। तो आग्नेयाशय में एक आ गया। अब जरा थोड़ा सा देखिए आगे, और देखिए यहाँ तो लिखा हुआ ही था, देखिए झूठों के हम दिमाग लगा रहे थे। देखिए इस भाग को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, डिओडेनम कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ग्रसनी कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं इसको, हिंदी में हम लोग ग्रहणी कहते हैं। ना समझेंगे इसको, ये ग्रहणी है बाबू। क्या हो गया, ग्रहणी। कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे, गृहिणी नहीं समझ आना है, ये ग्रहणी है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। यहाँ से जो संरचनाएं निकली जो कहाँ चली गई, अमाशय में। एक और संरचना ऊपर की ओर निकली हुई है बाबू, देखिए यहाँ पर है ना। तो ऊपर की ओर जब निकली हुई है तो ये जो नलिया जो है ना आकर के कहाँ जाती है, तो एक पित्ताशय के अंदर आ जाती है। देखिए है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लाडर। ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं यहाँ से ऐसे जो हरा रंग का दिख रहा है, इस संरचनाओं को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, देखिए आगे आकर के दो भागों में बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर ऐसे जो यहाँ से निकला था, किससे, छोटी आंत के प्रथम भाग यानी ग्रहणी ने डिओडेनम से, वो आगे जाकर के दो भागों में बढ़ जाता है, और एक जो है ना इधर चला जाता है बाबू। दिख रहा है यहाँ पर नीचे की ओर, जिसको हम लोग आग्नेयाशय या पैनक्रियाज कहते हैं। क्लियर हो गया। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि जैसे ही आगे की ओर जाता है तो ये जो यहाँ पर संरचनाएं आपको दिख रही है, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो ज़रा आप ध्यान से देखेंगे। इस क्षेत्र को हम लोग कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं बाबू, कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ पर दोनों आकर के देखिए पित्ताशय वाला भी और क्या जो लीवर वाला होता है वो आकर के दोनों एक जगह ज्वाइंट करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं बाबू, किसको, जरा आप देखिए इसको, ये जो आपको संरचनाएं दिख रही है, यहाँ पर जो नलियाँ निकली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेपेटिक डक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। बात में आ रही है। और ये जो आपको संरचनाएं दिख रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गॉल ब्लाडर। और इधर जो दिख रहा है बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो लीवर के नाम से जानते हैं, यकृत के नाम से जानते हैं। ये पूरी जानकारी आपको दिया गया। क्लियर हो गया, बात में आ गई। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए ध्यान देंगे, लिखा हुआ है एक्सक्रीटरी एंड
रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रेटरी सिस्टम। बात समझ आ रही है? क्या क्या इसको हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं, तो जरा आप ध्यान से देखिए। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बाबू, क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र, और साथ साथ इसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब देखिए, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र का क्या योगदान है पाचन में, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हमें जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है, और भोजनों के साथ साथ गैसों की जरूरत पड़ती है। तो जैसे हम भोजन को उपयोग करते हैं, तो भोजन को उपयोग करने का तो उससे क्या करते हैं? आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करते हैं। तो क्रिया पोषण माना जाता है, और जिस क्रिया द्वारा प्राप्त होता है पाचन कहा जाता है। लेकिन उससे आवश्यक पदार्थों के बाद बेकार पदार्थ भी बनते हैं। तो उस बेकार पदार्थों को जब शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, तो उस क्रिया को एक्सक्रेशन या उत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें कि आगे क्या क्या होती है आगे बताएंगे। और जब हम क्या करते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक गैसों को उपयोग करते हैं और छोड़ते हैं बाबू, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिस्पायरेशन। उसको हम लोग श्वसन कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग हिंदी में श्वसन कहते हैं बाबू। क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। और इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। तो ये दोनों का योगदान होती है। जस्ट इसके आगे फिर हम लोग श्वसन अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद उत्सर्जन अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के बाद श्वसन, और उसके बाद तब फिर हम लोग क्या करेंगे? उत्सर्जन अध्ययन करेंगे। परिवहन, उत्सर्जन, इस प्रकार से हम लोग जिक्र करेंगे एक एक करके टॉपिकों को। श्वसन, फिर उसके बाद परिवहन भी कैप्चर करेंगे, उसका तब उत्सर्जन की बात करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर कैप्चर कर लिए कि देखिए, श्वसन तो ऐसा हमारे शरीर के अंदर श्वसन तंत्र पाए जाते हैं। मानव एक प्रकार का उस श्रेणी के अंतर्गत आने वाला क्या माना जाता है बाबू? जीव माना जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं? हर एक क्रियाओं को करने के लिए एक विशेष प्रकार के तंत्र या अंग पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? एक विशेष प्रकार के तंत्र या क्या होते हैं बाबू? अंग पाए जाते हैं। बात समझ आ रही है? जैसे देखिए यहाँ पर आपको जो संरचनाएं दिख रही है, ये क्या है? तो फेफड़ा है। क्लियर हो गया? अब जरा ध्यान से देखिए, और ये जो संरचनाएं दिख रही है बाबू, ये क्या है? एक किडनी था, ऐसा समझ आ रहा है, किडनी है। कोई दिक्कत? बात समझ आ गया? तो ये हो गया क्या? श्वसन, और ये क्या हो गया बाबू? उत्सर्जन। क्लियर है? अब चलते हैं, श्वसन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उसके बारे में जानकारी दिया गया। वैसा तंत्र या अंग जो उत्सर्जन करने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो, ठीक है, या उत्सर्जित पदार्थों को बनाने के साथ साथ शरीर से बाहर निकालता हो, तो वैसे अंगों के समूह को क्या कहते हैं बाबू? वैसे अंगों के समूह को हम लोग उत्सर्जित तंत्र के नाम से जानते हैं। और वैसे अंग या अंगों के समूह जो श्वसन करने के साथ साथ आवश्यक गैसों को उपयोग करने के साथ साथ बेकार गैसों को शरीर से बाहर निकालते हैं, तो वैसे अंगों को क्या कहते हैं? उत्सर्जित तंत्र के नाम से हम लोग जानते हैं बाबू। क्लियर हो गया? यहाँ तक जानकारी आपको पूरी तरह से दिया गया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं बाबू, जरा ध्यान से आप देखिए। अगर हम बात करते हैं लास्ट ही है ना, तो जरा आप ध्यान से देखिए, ये जानकारी आपको दिया गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं बाबू, पाचन हमारे शरीर के अंदर होती है। तो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन, यानी किसका? भोजनों का पाचन, किसमें? मानवों में। तो जैसे ही हम देखिए, यहाँ पर क्या है? पाचन तंत्र, मुख हो गया, पिछला भाग ग्रसनी होती है, ग्रास नली हो गया, है ना, क्या हो गया बाबू? ग्रास नली हो गया। फिर ये क्या हो गया? लीवर हो गया यहाँ पर, है ना, ये अमाशय हो गया, ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत हो गया। ऐसे बहुत सारे अंग हो गए यहाँ पर, बीच में पैनक्रियाज हो गया, ठीक है ना। तो अब जैसे हम भोजन को करते हैं, तो ये सभी अंगों, जितने भी अंग आपको दिख रहे हैं आहार नाल के अंतर्गत आने वाले, ये सभी अंग कहीं ना कहीं अपना कार्य कर रहे होते हैं, अपना योगदान दे रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बातें करते हैं। तो जैसे ही अपना योगदान दे रहे होते हैं बाबू, तो हमारे द्वारा उपयोग किए गए भोजनों का पाचन होता है। जैसे हम चावल को उपयोग किए, या हम मक्का को उपयोग किए, या हम आलू को उपयोग किए, तो उससे में क्या मिलेगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट उससे में प्राप्त होगा। यहाँ पर आप ध्यान देंगे, क्या प्राप्त होगा बाबू? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होगा? डाइजेशन होगा। क्या होगा बाबू? डाइजेशन होगा, यानी पाचन होगा। तो पाचन होगा तो किस रूप में बदल जाएगा? मल्टोज के रूप में बदल जाएगा। और जैसे मल्टोज के रूप में बदलेगा, तो उसे हमें क्या मिलने लगेगा? एनर्जी, ऊर्जा मिलेगा बाबू। और ये ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। कौन? तो कार्बोहाइड्रेट। इससे हमें अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम दैनिक जीवन में जिसको ज़्यादा मात्रा में उपयोग करते हैं ना, उसे कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊर्जा की प्राप्त होती है। चाहे चावल हो, आटा हो, या फिर मक्का हो, सब्जी हो, आलू हो। सब्जी में मतलब विटामिन भी होते हैं, लेकिन जैसे सब्जी में आलू तो प्राप्त होती है, तो वही चीज़ें हैं। तो ये जानकारी आपको दिया गया बाबू।
अब जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे थे, और हम मान लें कि प्रोटीन को उपयोग कर रहे हैं, जैसे दलहनी चीज़ों को उपयोग कर रहे हैं, मांस मछलियों को उपयोग कर रहे हैं, अंडे को उपयोग कर रहे हैं, या फिर सोयाबीन को उपयोग कर रहे हैं, या मशरूम को उपयोग कर रहे हैं, या और भी जो है पोषक युक्त भोजनों को जब हम उपयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी क्या होता है बाबू, डाइजेशन होता है, उसका भी कहीं ना कहीं पाचन होती है। तो जब पाचन होगा तो उसका जो है ना पाचन होगा तो उससे क्या होगा, वो टूटेगा किस रूप में बाबू, एमिनो एसिड के रूप में टूटेगा। ध्यान देंगे एक बात और, ये एमिनो एसिड से मिलकर के बनता है प्रोटीन, और टूटता भी है क्या, एमिनो एसिड के रूप में। इसके साथ भी वही बात है, ये बनेगा इसी से और ये टूटेगा तो इसी फॉर्म में टूटता है, कोई दिक्कत। तो जैसे ही जो है ना प्रोटीन को हम उपयोग किए तो उसमें क्या हुआ, प्रोटीन पचा, तो पचने के बाद क्या होगा, एमिनो एसिड के रूप में बदल जाएगा वो, या टूट जाएगा। और जैसे एमिनो एसिड के रूप में टूटेगा वो, तो उसे में क्या मिलने लगेगी, एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी बाबू। क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। बात समझ आ रही है। तो जैसे ऊर्जा मिलेगी तो हम अपने शारीरिक क्रियाओं को आसानी से कर पाएंगे। बात समझ आ रही है। जैसे हमें क्या मिलेगा बाबू, एनर्जी मिलेगा, तो हम आसानी से क्या कर पाएंगे, तो शारीरिक क्रियाओं को कर पाएंगे। जैसे चलना फिरना जो भी कार्य होती है वो हम आसानी से कर पाएंगे। किसके वजह से, तो एनर्जी की प्राप्ति की वजह से। और ऐसे बहुत सारे भोजन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट हो गए, इन सभी से कहीं ना कहीं हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो रही होती है। किसी से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में होता है तो किसी से कम होती है। बहुत सारे पोषक तत्व हमारे शरीर में बहुत अल्प मात्रा में जरूरी होते हैं, बहुत सारे अधिक मात्रा में जरूरी होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हमें अधिक से अधिक मात्रा में जरूरी होता है, तो इसको हम ज़्यादा उपयोग करते हैं, सारी क्रियाएँ होती है। तो ये जानकारियाँ आपको दिया गया बाबू। तो बात सबको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर समझ में आया होगा। और जो भी दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताइए, और जो भी समस्याएं होगा तो उसका हम समाधान करेंगे। आज थोड़ा सा माइक छूट जाने की वजह से अब आपको डायरेक्ट लाइव नहीं दे पाए, तो मोबाइल से हम शूट कर रहे हैं और आपको वीडियो डाल देंगे, तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं बाबू। लेकिन लाइव क्लास चलेगा रेगुलर, ध्यान रखें और जो है ना मन से पढ़ते रहें, और जो है ना वीडियो को शेयर भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ताकि जो है ना फ्री में बेहतर से बेहतर कंटेंट सही बच्चों तक मिल सके। बहुत मेहनत लगता है बाबू ये सब, जहाँ देखिए पीपीटी बनाने में, दिख रहा है ना, ये सब पीपीटी को बनाने में बहुत मेहनत और बहुत टाइम लगती है। तो आप प्रयास कीजिए कि जल्द ही इसको जो है ना बच्चों तक फैलाइए और पहुंचाइए, ताकि जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं ढंग से पढ़ें और बेहतर कर सकें। कोई दिक्कत, तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं, है ना। सब देखिए बहुत मेहनत पड़ता है बाबू, इतना मेहनत पड़ता है ना, बहुत टाइम भी लगती है, इतना जल्दी नहीं बन जाता है। देखिए आप चाहें तो, हाँ एक बात और भूल नहीं गए थे, ध्यान देंगे, आप चाहें, आप इच्छा अनुसार, ऐसा ज़बरदस्ती नहीं है, आप चाहें तो हमें क्या कर सकते हैं बाबू, फॉलो कर सकते हैं। कहाँ, तो यूट्यूब पर दिख रहा है, चाहे तो हमें यूट्यूब पर, और क्या बाबू, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, गूगल मैप पर, ट्विटर पर। गूगल मैप हो गया और ट्विटर हो गया, वहाँ पर आप सर्च करेंगे और फॉलो कर लेंगे। क्या सर्च करना है बाबू, क्लास का नाम, ठीक है। अगर ये सर्च करने से आपको नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट सर्च कीजिए दीपक सर बायोलॉजी, बात समझ आ रही है, आपको मिल जाएगा, फॉलो कर सकते हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं है, आपको इच्छा अनुसार कर लेनी है, क्योंकि अपडेट हम आपको देते रहेंगे, हर चीज़ों का मिलता रहेगा, मज़ा आता रहेगा, आप पढ़ते रहेंगे, बेहतर करते रहेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलते हैं और बातें करते हैं। तब तक के लिए आप सभी को हमारे तरफ से और